हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में मैंने गॉस थ्योरम डिस्कस की थी, उसके बाद कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम यहाँ तक डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो एक ही क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर ई एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 कॉमा ई वाई इक्वल्स टू ई जेड इक्वल्स टू 0। मतलब y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इन विच अल्फा मींस ये जो अल्फा दिया गया है इसकी वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट करना है द फ्लक्स फाई ई थ्रू द क्यूब। इस क्यूब के थ्रू फाई ई की वैल्यू निकालनी है। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है उसकी वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिसकी वैल्यू अल्फा x टू द पावर 1/2 है, और y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब हमारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो यहां पे अगर आप देखो तो ये 2 फेसेस हैं। इसको आप चाहे फेस नंबर 1 मानो, इसको फेस नंबर 2 मानो, इसको चाहे फेस नंबर 1 को लेफ्ट फेस मानो और 2 को राइट फेस मानो। इस वाले फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी और इस वाले फील्ड से फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी। यहां का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इस फेस का एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी एक्स डायरेक्शन में। ओके, एक मिनट। ओके, तो इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ होगी, मींस यहां एंगल बन रहा होगा 180 डिग्री का। और यहां पे अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस तरफ है। इन 2 फेसेस को छोड़कर अगर इस सामने वाले फेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री बन रहा है। तो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो इस फेस से निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा। इस फेस की बात करें तो यहाँ पर भी एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ 90 डिग्री। कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं कर पाएंगे उससे, ये भी समझ सकते हो आप। पीछे वाला फेस, डाउन वाला फेस, सामने वाला फेस, मींस इन 2 फेसेस को छोड़ने के बाद जो 4 फेसेस बचेंगे, टोटल 6 फेसेस हैं इस क्यूब में, जो 4 फेसेस बचेंगे उनका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जो फाई 3 होगा, फाई 4 होगा, फाई 5 होगा, फाई 6 होगा। मतलब इन 4 5 3 4 5 6 फेसेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई ए कॉस 90 डिग्री होगा, जो कि 0 हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। तो ओनली 2 फेसेस आर देयर जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इन 2 फेसेस की वजह से। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो आप देखें यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ई एक्स डायरेक्शन, उसपे अल्फा x टू द पावर 1/2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x मींस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है x डायरेक्शन में। x की वैल्यू a है तो कुछ और आएगी। इस फेस के लिए अगर x वैल्यू निकालें 2 फेस के लिए तो a और प्लस a दैट इज 2a हो जाएगी। तो यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, वो गिवन एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम निकालते हैं
flux through the phase 1, okay, is equals to E A cos 180 degree, okay. इसको मान लो E1, A इस फेस का एरिया, तो ये इसकी हाइट है A और ये ब्रेथ है A, तो एरिया हो जाएगा A स्क्वायर और cos 180 डिग्री होता है -1, तो दिस वैल्यू विल बी माइनस E1 A स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। ऐसे ही सिमिलरली phi 2 E A cos 0 डिग्री, यहाँ पर E की जो वैल्यू होगी वो E2 है ना, एरिया A स्क्वायर और cos 0 1 होता है, तो ये हो गया E2 A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। विजिबल है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो phi 1 phi 2 ये दो वैल्यूज निकल आई। इसके अलावा अदर फेसेस से मैंने बता दिया कि नेट फील्ड जो पास हो रही होगी वो 0 होगी, क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं रख कर रहा हूं और पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहां से रख कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, फाई टोटल फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 कितना है, माइनस E1 A स्क्वायर प्लस E2 A स्क्वायर, यहां से आप A स्क्वायर कॉमन ले, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो E2 माइनस E1, ओके, ठीक है, इसको मैं रख कर रहा हूं। तो A स्क्वायर E2 फेस, अब E की वैल्यू अल्फा x है ना, बिग ब्रैकेट लिख लेते हैं अल्फा, और x की वैल्यू 2 फेस के लिए कितनी है, 2A टू द पावर 1/2 माइनस E1 अल्फा, और इस फेस के लिए x की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस के अलावा कितना चल रहा है, A, तो A टू द पावर 1/2, ओके। अगर यहां से देखो आप तो अल्फा कॉमन आ सकता है और A टू द पावर 1/2 कॉमन आ सकता है, तो A स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, A टू द पावर 1/2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, √2 या 2 की पावर 1/2, तो उसको √2 लिख सकते हैं और -1 लिख सकते हैं, ओके। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो A की पावर 2 2 4 और 1 5/2 अल्फा और √2 -1, ओके। अब इसमें आप वैल्यू रख दो, A की वैल्यू दी गई है 0.1 टू द पावर 5/2, अल्फा दिया गया था 800, ओके, √2 की वैल्यू होती 1.414 -1, ओके। इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.05, ओके। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट phi equals to 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लेंगे इसको, अगला सवाल फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। अच्छा, सेकेंड पार्ट था इसका, द चार्ज विद इन द क्यूब, ओके, तो इसको मैं रख कर रहा हूं यहाँ ऊपर वाला हिस्सा, और इसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो आ गया टोटल फ्लक्स, सिर्फ इस और इस फेसेस की वजह से पास होगा, तो फर्स्ट पार्ट तो निकाल दिया। सेकेंड पार्ट कहता है द चार्ज विद इन द क्यूब, तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, charge enclosed by a body, then flux passing is 1/epsilon times of charge, ठीक, और हमसे चार्ज पूछा गया है, तो Q equals to
5 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। विजिबल है ऊपर वाला पार्ट, चेक कर लूँ मैं एक बार। ठीक है, विजिबल है, थोड़ा नीचे लिखेंगे। तो यहाँ देखो फाई की वैल्यू 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आई हुई थी वैल्यू, और फाई होता है 8.85 into 10 to the power minus 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ऑन मल्टीप्लाइंग द वैल्यू इज कमिंग 9.29 into 10 to the power minus 12 कूलम। इतना चार्ज इनसाइड द क्यूब इनक्लोज्ड होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है जो एक सरफेस S1 से इंक्लोज, ठीक है। दूसरा चार्ज 2Q है जो एक सरफेस S2 से इंक्लोज, और ये दोनों कोसेंट्रिक हैं, ठीक है। कोसेंट्रिक मींस इन दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। इन दोनों स्फीयर्स मान सकते हो आप, इन दोनों स्फीयर्स का जो सेंटर है Q, वो दोनों के लिए कोसेंट्रिक मींस सेम सेंटर है। तो आपसे पहला पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, ठीक है। S1 और S2 से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उन दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, S1 से पास होने वाला रेशियो मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 है, तो चार्ज इनक्लोज्ड Q upon epsilon naught अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है। और फ्लक्स थ्रू फेस S2, पूरे स्फीयर S2 से पास होने वाला, तो चार्ज कितना इनक्लोज्ड होगा 2Q plus Q upon epsilon naught, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन epsilon naught। तो ये कितना हो जाएगा 3Q upon epsilon naught। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें, φ1 रेशियो φ2 निकालें, तो ये हो जाएगा Q upon epsilon naught। इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, φ2 को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से देखो Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, सॉरी Q से Q कट कैंसिल हो गया, epsilon naught से epsilon naught, तो 1/3 मींस φ1 रेशियो φ2 जो आया वो आया 1/3, ठीक है। ये हो गया दोनों चार्जेस, इस स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस स्फीयर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में जो रेशियो होगा, जो पहला पार्ट पूछा गया था वो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट कहता है, इसको नोट कर लेंगे पहले, फिर दूसरे पार्ट को लिखेंगे। रब कर दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1, how will the electric flux through the surface S1 will change if a medium of dielectric constant K, इसको रब कर देता हूं मैं, if सेकेंड पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इफ a medium of dielectric constant K is introduced
इन द एयर ऑफ S1। ठीक, जो सरफेस S1 है उसके बीच में जो एयर है चार्ज के और सरफेस के बीच में, वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या वैल्यू पे फर्क पड़ने वाला है। तो ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही टाइम कम हो जाती है ना। तो कहने का मतलब है phi इक्वल्स टू 1/k Q/ε0 phi। क्यों भाई? क्योंकि phi होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ E into ds, है ना। अब E की वैल्यू जो होने वाली है वो E/k होने वाली है, तो 1/k सरफेस इंटीग्रल ऑफ E into ds हो जाएगा, और E into ds का सरफेस इंटीग्रल Q/ε0 आता है। ठीक है, तो ये उतने ही टाइम जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम कोई के मीडियम का इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उतने ही टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड पार्ट इसका देखिए, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द S1 इफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, if a medium of dielectric constant K is introduced between the phase given S1 and S2। मतलब वो कह रहा है कि S1 और S2 के बीच में कोई एक मीडियम हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो बताओ इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अगर थर्ड पार्ट देखें, इसमें अगर आप इस स्फीयर के बाहर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस स्फीयर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज मीडियम इज आउटसाइड टू द स्फीयर सरफेस S1, so no effect on its electric flux। ठीक, मतलब फाई जो होगा वो Q/ε0 ही होगा अगर इसके बाहर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने दो ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। कॉन्सेप्ट इससे आप लोग क्लियर करिए, इस पे कॉन्सेप्ट बनाइए और इस पे बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। अगली क्लास में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।